आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 110 यूनिट 3 भारत में औपनिवेशिक विस्तार पार्ट 1। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की शक्तियां और कमजोरियां। उसके बाद करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 तक। और उसके बाद चर्चा करेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं पर। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कर्नाटक के नवाब की भूमिका। सेकंड पॉइंट रहेगा फ्रांसीसी एडमिरल द्वारा डुप्ले को चुनौती। और थर्ड पॉइंट रहेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस की बेहतर स्थिति। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की शक्तियां और कमजोरियां। फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप में विकसित हो रहे व्यापारिक पूंजीवाद का एक प्रतिफल थी, यानी कि उसका एक परिणाम थी। भारत में बने माल की यूरोप में बहुत मांग रहा करती थी, इसलिए ये कंपनियां भारत से माल को खरीद कर यूरोप में बेचा करती थीं। दोनों ही कंपनियों के पूर्व के व्यापार से फायदा उठाया था, यानी कि ईस्टर्न साइड के जो भी देश थे वहां से सामान को खरीद के यूरोप में सामान को बेच के ये दोनों ही कंपनियां काफी फायदा उठाती थी। और उन दोनों के फायदे में काफी अंतर था, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के पास तो बड़े जहाजी बेड़े थे, लेकिन फ्रांसीसी कंपनियों के पास वाणिज्यिक वाणिज्य बिजनेस करने का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन और उसके पश्चात ब्रिटिश कंपनी के पास धन भी ज़्यादा था। उसके पास जहाज शीघ्रता से आते जाते रहते थे। लेकिन दोनों कंपनियों की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करने के पूर्व उनके उद्योग की कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांसीसी राज्य संरक्षण की उपज थी, यानी कि वो एक तरह से सरकारी कंपनी थी। इसका राजस्व मुख्य रूप से तंबाकू के व्यापार से आता था, यानी कि फ्रांस में जो मुख्य राजस्व का जो स्रोत था वो तंबाकू का व्यापार रहा करता था। यानी कि तंबाकू के व्यापार पर उनकी सरकार का एक एकाधिकार भी रहा करता था, यानी कि जिस पर फ्रांसीसी कंपनी का एकाधिकार नहीं था, फ्रांस की सरकार का एकाधिकार था। जबकि दूसरी तरफ बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक एक निजी निगम था, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी थी जो व्यक्तिगत उद्यमों पर आधारित थी और किसी भी तरह से राज्य पर निर्भर नहीं थी। वस्तुतः सरकार ब्रिटिश सरकार कंपनी की ऋणग्रस्त हो गई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1 सितंबर 1664 ईस्वी में हुई थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना इससे पहले ही 1600 ईस्वी में हो चुकी थी। 1613 ईस्वी में बादशाह जहांगीर ने एक फरमान भी प्राप्त कर लिया था, यानी कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन करा लिया था, जिसके अनुसार अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कपड़े और धागे का व्यापार कर सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत, अहमदाबाद, कैंबे और गोवा के पश्चिमी तट पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। फ्रांसीसी कंपनी ने भी अपना पहला कारखाना 1686 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया, परंतु इसके इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार के गंभीर खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। फ्रांसीसी कंपनी का कम दाम में खरीदना और अधिक दाम में बेचने का जो रास्ता था, वो उस रास्ते को अख्तियार नहीं कर सकी, यानी कि उस रास्ते को फॉलो नहीं कर सकती। उसके बाद इसके विपरीत उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी ने का जो सामान लेकर के आते थे भारत में, वो सस्ता बेचते थे, और भारत से जो सामान खरीद के लेके जाते थे वो महंगा खरीदते थे भारत से। यानी कि दोनों तरीके से ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा होता था। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। इसके बाद 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी में कारखाना खोला था। भविष्य में भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी, जो कि पौंडीचेरी आगे चल के फ्रांसीसियों की राजधानी भी बनी थी। यह क्षेत्र मद्रास के प्रतिनिधि क्षेत्र के रूप में सामने आया है, यानी कि जो मद्रास था वहाँ पे अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, और उसी के बगल में ही पौंडीचेरी था, जो कि अंग्रेजों की राजधानी बनकर सामने आया था। फ्रांसीसियों ने इसको पौंडीचेरी को अपना एक राजधानी क्षेत्र बनाया था। इसकी शक्ति और आकार में वृद्धि होने लगी, और यह मद्रास में स्थापित अंग्रेजी बेड़े के समतुल्य हो गया। और ये एक तरह से उसका फ्रांसीसियों का एक प्रतिद्वंदी माना जाता था, जो कि अंग्रेजों के लिए बनाया गया था, जो कि मद्रास में स्थित था। परंतु पौंडीचेरी के वाणिज्य के मामले में मद्रास से हर कदम पीछे ही रहा। लेकिन पौंडीचेरी से जो व्यापारिक लेन देन होता था, वो हमेशा मद्रास से होने वाले व्यापार की तुलना में हमेशा कम ही रहा।
यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा मुनाफा रहता था, उनको ज़्यादा आर्थिक लाभ सिद्ध होते थे, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी से इतने आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होते थे। 1690 से 1692 के बीच में चंद्रनगर में एक कारखाना और खोला गया, यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रनगर में एक कारखाना और खोला था। पर लेकिन इसने कलकत्ता में स्थापित अंग्रेजों के अड्डे को कभी चुनौती नहीं दी। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी और सूरत, बंटम, मछलीपट्टनम स्थित अपने कारखानों को उन्होंने छोड़ना पड़ा, यानी कि वो कारखाने बंद कर दिए गए। 1720 के दशक के आते-आते फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः उन पर अपना अधिकार अपना स्थापित कर लिया, यानी कि कुछ समय बाद फिर से उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी ने उन क्षेत्रों पे फिर से अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। वस्तुतः कंपनी में फ्रांसीसी व्यापारिक बुर्जुआ वर्ग के बढ़ते स्वार्थी स्वार्थिक हितों के कारण यह प्रयत्न किया गया था। कंपनी का पुनर्गठन किया गया और इसे एक नया नाम दिया गया। फिर फ्रांसीसी कंपनी को एक नए नाम से जाने जाने लगा और इसका नया नाम था परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। फ्रांसीसी नौसेना की शक्ति में भी काफ़ी वृद्धि हुई। इसी दौरान फ्रांसीसी नौसेना की शक्ति में भी वृद्धि होती है और इसने मॉरिशस को एक अपना अड्डा बनाया था। इस बात की भी सूचना मिलती है कि फ्रांसीसी कंपनी ने अपने लिए 10 से 12 जहाज़ों का निर्माण इंग्लैंड में भी करवाया था। फ्रांसीसियों ने 1725 में माहे मालाबार तट पर माहे और 1739 में पूर्वी तट पर करैकल में भी अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से लेकर 1748 तक। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर छिड़ी लड़ाई, यानी कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में एक युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इस इस युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, ये दोनों देशों की सेना एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी और ये दोनों ही सेनाओं की कंपनियां भारत में स्थापित थीं, इसलिए इनका भारत में भी दोनों के बीच मुठभेड़ होने की संभावना बढ़ गई थी। परंतु फ्रांसीसी इस मुठभेड़ से, इस युद्ध से भारत में होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों से कतरा रहे थे, यानी कि उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। कर्नाटक के नवाब की इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध में क्या भूमिका रही, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अलाउद्दीन से संरक्षण और सहायता की मांग की थी। नवाब ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस से मद्रास का घेरा हटाने का आग्रह किया। इसके इसके पश्चात नवाब ने अंग्रेजों की मदद करने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा कि वो मद्रास से अपना अपना सैनिक घेरा जो है हटा लें, लेकिन फ्रांसीसी नवाब के आग्रह पर गंभीरता से डुप्ले ने विचार नहीं किया और अपना बेड़ा जो था वो वहां से नहीं हटाया। नौसैन्य बेड़े के अभाव में नवाब उन पर अधिक दबाव डालने में भी असमर्थ था, यानी कि नवाब ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाया फ्रांसीसी कंपनी के ऊपर। नवाब ने फ्रांसीसियों को पाठ पढ़ाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए मद्रास को फ्रांसीसी से मुक्त कराने के लिए अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा। उसके पश्चात छोटी सी अनुशासित इस लड़ाई में नवाब की सेना को हार का सामना करना पड़ा, इससे कि डुप्ले एक इस बात से निश्चित हो गया कि छोटी सी अनुशासित यूरोपीय सेना भी काफ़ी बड़ी भारतीय सेना को आसानी से हरा सकती है। यह ज्ञान उसके लिए आगे के लिए भी लाभदायक रहा। इससे भविष्य में उन्हें देसी राजाओं से निपटने में भी काफ़ी सुविधा हुई थी। फ्रांसीसी एडमिरल और डुप्ले के मध्य अ, होने वाली आपसी चुनौतियां, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बार मद्रास पर फ्रांसीसियों के एक अधिकार स्थापित करने में एडमिरल लॉ बार्डोनियर्स के सैन्य बेड़े का बड़ा हाथ रहा था। इसमें फ्रांसीसियों मद्रास पर जो कब्जा किया था उसमें एडमिरल लॉ बार्डोनियर्स का सबसे बड़ा हाथ था। यह बेड़ा मॉरिशस से आया था और इस बार एडमिरल ने डुप्ले के साथ सहयोग करने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने इसलिए मना कर देता है क्योंकि उसने बोला था कि जो फ्रांसीसी सरकार वह सीधे फ्रांसीसी सरकार के अधीन है और वह डुप्ले की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से परामर्श के बिना जो एडमिरल था उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने 4 लाख पाउंड की रकम लेकर मद्रास को जो कि फ्रांसीसी कब्जे में आ गया था उसको वापस अंग्रेजों को लौटा दिया था।
डुप्ला डुप्ले जो था फ्रांसीसी जो गवर्नर था, जो सैन्य अधिकारी था, वह किसी भी कीमत पर मद्रास पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए लॉर्ड बार्डनेयर्स भारत में अपने काम का पूरा पूरा करके जब वापस मॉरिशस लौट गया था, तब डुप्ले ने एक नया तरीके से एक रणनीति बनाई और उस पर मद्रास पे पुनः आक्रमण करने का विचार किया, और 1746 में फिर उन्होंने डुप्ले ने मद्रास पे आक्रमण कर दिया। पहली बार की तरह ही इस बार भी उसने बहुत ही आसानी से मद्रास पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंग्रेज कैदियों को पौंडीचेरी ले जाया गया और वहां उन्हें बंदी बना करके रखा गया। जिस समय इस जिस विजय के बाद फ्रांसीसियों ने सेंट डेविड किले पर भी आक्रमण किया था। यह पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित था और अंग्रेजों का इस पर नियंत्रण था। लेकिन इस बार अपने अड्डे की सुरक्षा के लिए अंग्रेज पहले से ही और ज़्यादा अधिक सचेत और तैयार थे। उन्होंने अपने बेड़े को पौंडीचेरी की तट से अलग जमा कर रखा था। इस प्रकार अंग्रेज जो फ्रांसीसी आक्रमणकारी थे, उनका उन्होंने डटकर मुकाबला किया। सेंट डेविड किले पर फ्रांसीसियों का लगभग 18 महीने तक कब्जा रहा। इसके पश्चात उन्होंने 1848 ईस्वी में यूरोप में एक एक्स ला चैपेल की संधि हुई थी। उसके पश्चात अंग्रेजों को उनका अधिकार वापस लौटा दिया गया और उत्तरी अमेरिका में भी फ्रांसीसियों को वापस हटना पड़ा और जो इलाके थे वो अंग्रेजों को वापस लौटाने पड़े। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस की बेहतर स्थिति। इसके बारे में चर्चा करते हैं। नौसेना के मोर्चे पर कमजोर होने के बावजूद प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि अगर डुप्ले और जो एडमिरल जो मॉरिशस से अपना जहाजी बेड़ा लेके आया था, जिनका नाम लॉ बार्डनवर्स था, अगर उनके बीच अगर मन मुटाव नहीं होता, अगर वो दोनों आपस में मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते, तो भारत में अंग्रेजों का झंडा उगड़ जाता। लेकिन ब्रिटिश सरकारी इतिहासकार के अनुसार इस युद्ध से केवल कोरोमंडल तट पर स्थित इंग्लिश प्रेसिडेंसी को ही धक्का पहुंचा था, जो कि सबसे कमजोर प्रेसिडेंसी थी। भारतीय शक्तियों का समुद्री युद्ध में उस समय काफी दखल नहीं हुआ करता था और इस प्रकार से वह यूरोपीय संघर्ष में उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष के दिनों में भारतीय राजा केंद्र से सहायता की आशा भी कर सकते थे, लेकिन मुगल जिस समय ये कर्नाटक प्रथम युद्ध हुआ था, उस टाइम मुगल साम्राज्य पतन की ओर था। इस वजह से वो अ, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनके लिए मुगल साम्राज्य की सहायता का रास्ता भी बंद हो गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध से डुप्ले के सामने कुछ चीजें स्पष्ट हो गई थी। वह समझ गया था कि दो देशी राजाओं के युद्ध में उसकी सेना अगर अच्छी भूमिका निभा सकती है, और राजनीतिक अव्यवस्था और अस्थिरता के उस परिवेश में अनेक देशी राजा डुप्ले के समर्थन के लिए भी लालायित रहते थे। यानी कि जब मुगल